हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। जितने अभी तक नेट में पूछे गए हैं सारे हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में वही रहेगा अपना जो बेसिक टॉपिक है अपने, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, ब्रेवियस लैटिस, ब्रैग्स लॉ, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इनसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि जून 2011 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? A narrow beam of X-ray with wavelength 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with a density of, और density आप देखो तो 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। मतलब वो क्या है? मोलिकुलर डेंसिटी है। द मोलिकुलर वेट इज़ 108 AMU और AMU की यूनिट आपको गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? A से लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है पार्ट? द साइन ऑफ एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू 111 रिफ्लेक्शन इज 111 रिफ्लेक्शन जो होता है ब्रैग्स लॉ से, उसमें साइन ऑफ एंगल जो थीटा आता है वो कितना आता है? साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो एक तो आपको लैटिस कांस्टेंट A फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है? लैम्डा आपको गिवन है, वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम, मोलिकुलर डेंसिटी जिसको हम रो m से डिनोट करते हैं वो आपको गिवन है 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको मोलिकुलर वेट गिवन है। मोलिकुलर वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं MA से, दैट इज़ 108 AMU, ठीक है। एक आपको यूनिट पता होनी चाहिए किसकी? अवोगाड्रो नंबर की, जिसको हम NA से लिखते हैं, क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपको रो m जो गिवन है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 10⁻26। तो ये आप ध्यान रखना, ये यूनिट हमें कब लेनी है? जब हम लेके चल रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? लैटिस कांस्टेंट A। तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे और क्या गिवन है आपको? FCC लैटिस स्ट्रक्चर गिवन है। तो FCC के लिए जो नंबर डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो n से, और नंबर डेंसिटी कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, N/A³। तो FCC स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो 4/A³ आपको गिवन है कितना? रो n से हम लिखेंगे। अब आपको मोलिकुलर डेंसिटी का एटॉमिक नंबर डेंसिटी जो है उससे हम कैसे रिलेट करते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? रो n को हम लिखते हैं NA रो m/ma। तो आप यहाँ से यूनिट्स भी देख लो, ये किसकी यूनिट है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे तो होगा नंबर ऑफ एटम्स, और पर यूनिट वॉल्यूम में लिख लेती हूँ पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी अगर आप यूनिट देखो, फॉर्मूले में अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप यूनिट्स कंपेयर करके देख लो कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो ठीक भी है क्या। हो सकता है बाई चांस आपको फॉर्मूला इस तरीके से याद हो कि आप रो m ऊपर लिख दो या MA ऊपर लिख दो, इस टाइप से फॉर्मूला याद हो। तो NA जो अपना है अवोगाड्रो नंबर, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। रो m जो है वो क्या है? मोलिकुलर डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और MA जो है वो मोलिकुलर मास है, तो मास से मास कैंसिल होगा, तो यूनिट जो है वो आपकी सेम आ रही है। मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो क्या है? करेक्ट है। तो आपको बाई चांस अगर मिस्टेक हो जाए, ना ध्यान रहे कैसे याद रखें, तो उसके लिए मैंने बताया है कि यूनिट्स बोथ साइड कंपेयर करके देख लो, तो आपको गारंटी हो जाएगी कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो ठीक लिखा है। तो रो n की वैल्यू है हमारे पास 4/A³, और बाकी हमारे पास क्या है दूसरी साइड में NA
ρm/ma। हमें a निकालना है तो a क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स ma डिवाइड बाई क्या आएगा na ρm। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो सारी। 4 इंटू में 108। Na की जो वैल्यू हम लेके चलेंगे वो हम लेके चलते हैं मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। अगर आपको डेंसिटी गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो यहाँ पे आता है हमारा 10⁻26। तो मैं लेके चलती हूँ 6.023 इंटू 10⁻26। ठीक है, ρm की वैल्यू जो है वो भी हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो a अपना आए वो इन द फॉर्म ऑफ मीटर आए। ठीक है, 3.32 इंटू ग्राम के लिए हो जाएगा 10⁻³ एंड पर मीटर क्यूब के लिए हो जाएगा 10⁻⁻6। ये जो वैल्यू है वो ऊपर जाएंगी, ये कैंसिल होगा, 10⁻³ बचेगा यहाँ पे। ये पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या होता है 4 इंटू 108 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 3.32 और मल्टीप्लाई में है हमारा 10⁻⁻29। ठीक है, और ये जो यूनिट है हमारी वो किसकी है a क्यूब की है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 40 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻30। तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो ये जो a क्यूब हमारे पास आता है वो ये सोल्व करने पे 216 वैल्यू आती है। तो इसका हम क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे। तो ये क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻10। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 एंगस्ट्रॉम। तो जो a ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और जो भी वैल्यूज आप पुट करते हो वो अपनी SI यूनिट्स में पुट करो ताकि जो a का आंसर आएगा वो अपना किस में आएगा मीटर में आएगा। और मीटर अगर 10⁻⁻10 मीटर आपको गिवन है तो आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो a ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको निकालना है साइन थीटा और रिफ्लेक्शन जो दिखा रखा है वो 111 प्लेन से दिखा रखा है। तो ब्रैग्स लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ब्रैग्स लॉ क्या है d साइन थीटा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n क्योंकि गिवन नहीं है तो n की वैल्यू हम लेके चलेंगे 1। अब d11 हमें निकालना है। d11 का फॉर्मूला होता है a/√h² प्लस k² प्लस l²। तो वैल्यू आती है a/√3। h के l की वैल्यू गिवन है 111 तो 2 टाइम्स a की वैल्यू भी आपको गिवन है a/√3। साइन थीटा आपको निकालना है, लैम्डा भी आपको गिवन है। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू में √3 डिवाइड में आएगा 2 इंटू में 6 एंगस्ट्रॉम। और जो लैम्डा की यूनिट आपको गिवन है वो भी एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.5। तो इसको कैंसिल करेंगे हम। तो 1.5 को मैं लिख लेती हूँ 3/2 और ये नीचे अपना 2 इंटू में 6 तो है ही, ऊपर है √3। तो 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। आंसर हमारा क्या आ रहा है √3/8। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आई √3/8। जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने ब्रैग्स लॉ का यूज करना है और सारी वैल्यूज आपको गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2011 में ही आया था। द 2-dimensional lattice of graphene is an arrangement of carbon atoms forming a hexagonal lattice of lattice spacing आपको गिवन है a as shown below. The carbon atoms occupy the vertices. कार्बन एटम्स जो हैं वो वर्टिसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ग्रेफीन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो विग्नर सीज सेल हैज एन एरिया ऑफ, विग्नर सीज सेल का आपको क्या बताना है एरिया बताना है। द ब्रेवियस लैटिस फॉर दिस एरे इज, आपको बताना है रेक्टेंगुलर लैटिस होगी या हेक्सागोनल लैटिस। तो सबसे पहले बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में जैसे आपको दिख ही रहा है क्या है हेक्सागोनल लैटिस है। और यहाँ पे आपको गिवन भी है कि कार्बन एटम्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वर्टिसेस को। ठीक है, तो अब कार्बन एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनल के क्या हैं वर्टिसेस पे हैं।
वैसे ग्रेफीन की अगर हम बात करें तो ग्रेफीन जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपका एक लैटिस पॉइंट के साथ दो एटम्स जो है वो अटैच होते हैं, दो बेसिस बोल के चलेंगे हम। एक लैटिस के साथ अपने क्या होंगे, दो बेसिस होंगे, ठीक है, या फिर हम बोलें कि दो एटम्स जो हैं वो होते हैं ग्रेफीन में। तो क्या होता है ग्रेफीन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो आपको इस टाइप से मिलेगा। जैसे ये हेक्सागोन है ना, अगर यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटिस पॉइंट प्रेजेंट है, तो लेटिस पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी एटम है बट लेटिस पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो अगर प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर की हम बात करें ग्रेफीन के स्ट्रक्चर के लिए, तो जैसे कि आपको D1 और D2 की हम बात करें तो D1 जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है और D2 की कम है, और आपको एंगल बिटवीन देम क्या दिख रहा है, बी पार्ट का हम पहले जिक्र कर रहे हैं, बी पार्ट को हम पहले लेके चल रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर लैटिस तो दिख रही है विद बेसिस वेक्टर D1 एंड D2, बट D1 और D2 में D1 की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, D2 की कम है, ठीक है। तो इससे अपना हेक्सागोनल लैटिस जो है वो नहीं फॉर्म होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर लैटिस विद बेसिस वेक्टर C1 एंड C2। अगेन C1 और C2 से एक रेक्टेंगुलर लैटिस ही बनेगी, बट अगेन क्या है कि C1 जो है वो ज़्यादा है, C2 कम है, एंगल बिटवीन देम तो 90 ही है, बट इनसे हमारा हेक्सागोन फॉर्म नहीं होगा, जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है वो फॉर्म नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर A1 एंड A2। A1 और A2 की अगर हम बात करें तो इन दोनों की लेंथ जो है वो क्या है, लैटिस कांस्टेंट के इक्वल, A के इक्वल है। दोनों के बीच में अगर एंगल की हम बात करें तो एंगल भी कितना है, 120 डिग्री, जो कि हेक्सागोनल के लिए होता है। और अगर ये रिपीट हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर B1 एंड B2। अब B1 और B2 जो आपको लैटिस पॉइंट्स, लैटिस वेक्टर जो गिवन है, उनकी लेंथ तो दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप आगे फर्दर रिपीट करते हो हेक्सागोनल लैटिस फॉर्म नहीं होगी, तो डी भी अपना क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब बात आती है ए पार्ट की। विग्नर सीज सेल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कौन से होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अपना लैटिस पॉइंट है तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पे लैटिस पॉइंट नहीं होगा, इस पॉइंट पे लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है। कार्बन एटम्स जो हैं वो सब पे हैं वर्टिसेस पे, बट लैटिस पॉइंट जो है वो एक एटम छोड़ के दूसरे पे है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना क्या है, लैटिस पॉइंट है, एटम अपने हर जगह पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने मान लिया कि ये वेक्टर जो है वो अपना कौन सा है, B1 वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है वो B2 है। इसी टाइप से आपको गिवन है यहाँ पे B1 और B2। तो B1 और B2 हमें निकालना है एरिया प्रिमिटिव लैटिस का। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर एरिया की हम बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, B1 क्रॉस B2 से, ठीक है, या फिर B2 क्रॉस B1 से आप निकालो, एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया जो होगा विग्नर सीज सेल का वो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। दूसरा आप किस तरीके से निकाल सकते हो कि ये जो हेक्सागोन आपको गिवन है इसको हम ऐसे अगर ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो रही हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही हैं, और हर एक की साइड जो है वो आपको पता है कितनी है, A। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कितना होता है, 3/4 A² होता है, और हेक्सागोनल लैटिस में अपनी कितनी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो अपने पास आएगा विग्नर सीज सेल का एरिया, ठीक है। तो कैंसिल आउट करोगे 2 आएगा यहाँ पे 3, तो 3/3/2A² क्या हो गया, एरिया, ठीक है। एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो अपने B1 और B2 वेक्टर्स जो हैं ग्रेफीन के जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होते हैं उनका हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा।
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो b1 और b2 वेक्टर्स को हम लिखेंगे। तो b1 और b2 की लेंथ जो है वो सेम है, तो सबसे पहली टास्क है कि हम इसका क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, देन वेक्टर की डायरेक्शन लिखें। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपने पास ट्रायंगल बन रही है इस टाइप से, ये है a, ये भी a है, और ये मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब इनके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो आपका कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ इधर, तो ये एंगल अपना हो गया 60, मैं इधर लिख लेती हूँ, ये एंगल अपना हो गया 60। ठीक है, तो हमें निकालनी है ये वाली साइड, और इसका डबल कर देंगे तो अपने पास पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं नाम ले लेती हूँ कि ये b है, और ये जो छोटी अपने पास होगी वो क्या होगी, b/2। ठीक है, तो b/2 जो हुआ एंगल के कोरस्पॉन्ड, एंगल के सामने वाली साइड दिख रही है आपको, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो b/2 क्या है अपना, परपेंडिकुलर, और डिवाइडेड बाय a लिखते हैं, मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें क्या बताता है, साइन ऑफ एंगल, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, b हमारे पास कितना आ रहा है, ये जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, √3a। अब हम इसको ब्रेक करते हैं वेक्टर्स में। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो मैंने मान ली x है, और ये डायरेक्शन है हमारी y। तो ये x डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। आप देखो ये एंगल तो हमने देखा अभी कितना है, 60 है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल हुआ 90, तो ट्रायंगल का ये जो एंगल निकलेगा वो कितने निकलेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो हम कैसे लिखेंगे, साइड मैग्नीट्यूड √3a एंड कोस ऑफ एंगल 30, तो कोस 30 i कैप प्लस y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे वेक्टर को, तो y डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन का, √3a साइन 60 डिग्री j कैप। आई होप आपको ये ब्रेक करना आता होगा कि वेक्टर्स को x और y डायरेक्शन में हम किस टाइप से ब्रेक करते हैं। जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो साइड हमारी आएगी कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो क्या आएगी, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। √3a जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, कोस 30 पे वैल्यू होती है √3/2, 2b मैं कॉमन ले लेती हूँ, i कैप प्लस साइन 60 पे वैल्यू, साइन 30 है यहाँ पे, है ना, कोस थीटा, और y डायरेक्शन में अपना होता है साइन थीटा, तो साइन 30 है, ये 60 गलती से लिखा गया है। साइन 30 पे वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, 2 मैंने लिया है बाहर, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ j कैप। तो ये अपने पास आया b1 वेक्टर, और b2 वेक्टर की अगर हम बात करें तो b2 वेक्टर क्या आएगा, आपको दिख ही रहा है किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड आपको पता है √3a एंड j कैप। ठीक है, तो अब हम लेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, b1 क्रॉस b2, तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, √3a यहाँ पे, √3a यहाँ पे है, तो 3a² डिवाइडेड बाई 2, एंड j के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, i क्रॉस j हम लेंगे तो क्या आएगा, k कैप, तो √3 इंटू में k कैप। ठीक है, तो अपने पास एरिया का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 3√3/2a², और डायरेक्शन जो आ रही है वो k कैप आ रही है, क्योंकि हमने ग्रेफिन को जो लिया है स्ट्रक्चर 2D वो xy प्लेन में लिया है, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, z डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो एरिया अपने पास क्या आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पोटेंशियल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस r बिटवीन द एटम्स इज गिवन बाय Vr इज इक्वल टू दिस। The value of the potential at equilibrium separation between the atoms is, आपको पोटेंशियल गिवन है, जनरल पोटेंशियल, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल R जो होता है एट R इज इक्वल टू R0, वैल्यू उसकी क्या होती है, 0 होती है।
ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो पोटेंशियल हमारा आएगा वो मिनिमम पोटेंशियल होता है, तभी हमारा डायटोमिक मोलिक्यूल क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहीं से हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, आर नोट की वैल्यू आ जाएगी। देन आर नोट की वैल्यू जब हम पोटेंशियल में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा एट ए इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क है कि अपने को आर नोट फाइंड आउट करना है। वी तो गिवन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आएगा, माइनस ए आर एज टू पावर 6 का डेरिवेशन होगा, तो -6 आएगा, तो प्लस साइन आ जाएगा आर रेज टू पावर 7, और आर को अब हम किससे लिखेंगे, आर नोट से लिखेंगे। प्लस साइन है बी अपॉन आर रेज टू पावर 12, तो आर रेज टू पावर -12 है, तो -12 आगे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिया है नेगेटिव, एंड आर रेज टू पावर 13 आर नोट इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं कॉमन लेती हूँ 6 अपॉन आर नोट रेज टू पावर 7, तो हमारे पास बचेगा a माइनस 2b अपॉन आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपको 0 के इक्वल गिवन है, तो आइदर ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी और ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अगर इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल लेते हैं तो आर नोट की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल वैल्यू नहीं है इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे। तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो वहाँ से आर नोट की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 2b अपॉन आर नोट रेज टू पावर 6। तो आर नोट रेज टू पावर 6 की वैल्यू हमारे पास आती है 2b बाई a। ठीक है, तो आर नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2b बाई a रेज टू पावर 1/6, और इस वैल्यू पे हमें निकालना है पोटेंशियल R इज इक्वल टू आर नोट पे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -a अपॉन आर नोट रेज टू पावर 6, तो r रेज टू पावर 6 की यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या होगा 2b अपॉन a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b अपॉन r रेज टू पावर 12, तो r रेज टू पावर 12 मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो b से एक b कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे आप तो वैल्यू हमारे पास आती है -a स्क्वायर अपॉन 4b। तो v जो आएगा, पोटेंशियल जो आएगा एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशनल इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, its Fermi temperature will be increased by a factor of 4, increased by a factor of 8, decreased by a factor of 4 and decreased by a factor of 8। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि अगर नंबर डेंसिटी को हम 8 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फर्मी टेम्परेचर जो है वो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए फर्मी टेम्परेचर एंड नंबर डेंसिटी में। तो कैसे, क्या रिलेशन है, अगर फर्मी टेम्परेचर आपको निकालना हो, EF जो फर्मी एनर्जी होता है उसको हम फर्मी टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में TF। तो फर्मी टेम्परेचर हमारा क्या आ जाएगा, EF अपॉन KB, और EF जो है वो हमारा है फर्मी एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा नंबर डेंसिटी की टर्म्स में क्या होता है, हम लिखते हैं कैसे, नंबर डेंसिटी की टर्म्स में क्या होता है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू में k स्क्वायर, kf स्क्वायर, और kf जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्मी रेडियस। 3 डायमेंशन का केस है, तो 3 डायमेंशन के लिए जो फर्मी रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर n। n जो होगा वो क्या होगा, नंबर डेंसिटी। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो थ्योरी में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जो फॉर्मूला है वो याद रखो, 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा हमारे पास kf स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, kf की वैल्यू मैं लिखूँ तो क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर इंटू में n रेज टू पावर 1/3।
ठीक है। और ये के एफ की जो वैल्यू है वो अगर हम 2D लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m तो अपना सेम ही आएगा, के एफ स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ हमें पुट करनी है। 1D लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, और वो किस टाइप से निकालते हैं थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप इसको निकालने नहीं बैठोगे कि ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फर्मी एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी n जो यहाँ पे गिवन है अपना वो क्या है n/v, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी से। ठीक है, तो EF प्रोपोर्शनल है n⁻²/3। तो TF जो है वो भी अपना प्रोपोर्शनल हुआ n⁻²/3। ठीक है, अब TF हम क्या कह रहे हैं, नंबर डेंसिटी को हमने चेंज किया है, TF डैश अपॉन TF में निकालूं तो क्या आएगा n डैश अपॉन n⁻²/3। नंबर डेंसिटी को मैंने चेंज किया है 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो 8n लिखूंगी मैं, डिवाइड में आएगा n⁻²/3। तो n से n कैंसिल होगा और 8⁻²/3 हम करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 4। तो जो फर्मी टेम्परेचर चेंज हुआ वो कितना हुआ 4 टाइम्स TF। तो इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है फर्मी एनर्जी का वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो हम थ्योरी में देखेंगे, अभी के लिए आप यही ध्यान रखो, मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2011 में आया था, द एक्साइटेशन ऑफ ए 3-dimensional solid are bosonic in nature with their frequency omega and wave number k are related by omega proportional to k square in the large wavelength limit. If the chemical potential is 0, the behavior of the specific heat of the system at low temperature is proportional to. स्पेसिफिक हीट जो होती है CV वो प्रोपोर्शनल होती है T⁻D/S, जहाँ पे D हमें बताता है डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जो भी आपको गिवन है वो D की वैल्यू हो जाएगी। एंड S जो है वो आपको क्या बता रहा है कि S की वैल्यू हम निकालते हैं ओमेगा प्रोपोर्शनल टू K⁻S से, कि जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो फर्मी वेव वेक्टर से कैसे प्रोपोर्शनल है, कि कौन सी जो पावर होगी वो हमें बताएगी S की वैल्यू। तो अब यहाँ पे ओमेगा प्रोपोर्शनल टू K² गिवन है, तो S की वैल्यू है 2 और डायमेंशन आपको गिवन है 3, तो D की वैल्यू हुई 3। तो स्पेसिफिक हीट जो प्रोपोर्शनल हुआ वो किसके हुआ T⁻3/2। ठीक है, अगर आपको गिवन होता ओमेगा प्रोपोर्शनल टू K तो CV जो होता वो प्रोपोर्शनल होता T के, T⁻3 के। ठीक है, तो CV इस तरीके से प्रोपोर्शनल आ जाता अगर आपको ये कंडीशन गिवन होती। आपको ये कंडीशन गिवन है तो इस टाइप से आ जाएगा। एट लो टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है ये। तो डिबे थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ बोसोन्स एट लो टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला क्या होता है CV प्रोपोर्शनल टू D/S। तो जो C ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।